दोस्तों स्टडी 91 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को, जिसका नाम है समास। इसको पढ़ने के लिए आप सभी लोग आतुर रहते हैं कि सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बता दीजिए जिसमें समास के हर एक क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिया जाए। तो क्या ऐसी कोई ट्रिक है क्या? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। देखिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक वगैरह जो होती है ये हर जगह काम नहीं करती है। तो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसको सीख करके आप हर एक प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को, समास। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, उस एमसीक्यू के वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो के अलावा ये एमसीक्यू हमारे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको जाकर के आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड किया करते हैं। ठीक है, आप जो भी विषय की तैयारी करते हैं आप सिर्फ एक बार स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आ जाओ, आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल से मिलेगा, आप वहां आकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों समास। तो सबसे पहली बात यह आती है कि समास कहा किसे जाता है, समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए संधि और समास ये दो अलग अलग शब्द हैं और आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एक्चुअल में अगर हम देखें ना तो कहा जाता है संधि विच्छेद। क्या कहा जाता है? संधि विच्छेद। और समास को कहा जाता है समास विग्रह। दोनों नाम याद रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं जब आप संधि पढ़ते हो तो आप उसे कहते हो संधि विच्छेद। क्या कहते हो? संधि का विच्छेद करना, मतलब किसी शब्द को तोड़ करके अलग करना। और जबकि जब आप समास पढ़ते हो तो आप कहते हो समास विग्रह। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। तो याद रखिए समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, किसी चीज को संक्षेप में लिख देना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है राजा का पुत्र। क्या लिखा हुआ है? राजा का पुत्र, तो काफी बड़ा हो गया और इसी को हमने लिख दिया राजपुत्र। क्या लिख दिया? इसी को लिख दिया गया राजपुत्र। समझ में आ रहा है? तो राजा का पुत्र और शॉर्टकट में क्या लिख दिया? राजपुत्र। तो ये जो राजपुत्र आपने लिखा है ना, बस यही समझ लीजिए यही समास है। यही क्या है? समास है। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे समास क्या होता है, याद रखिएगा शब्दों का संक्षेपीकरण। समझ में आ रहा है? संक्षेपीकरण। मैंने क्या कहा? संक्षेपीकरण या घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना ही समास कहलाता है। इसका मतलब है कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्तीकरण, यानी इस तरह से कम करना कि जो पद का समान अर्थ धारण करे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बना दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, हा? ऐसा नहीं। याद रखिएगा राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, और राजपुत्र का अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप समास चाहे अपने मन से जो चाहे वो बना लिया, नहीं, वो व्याकरणिक नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी वो सही होगा। तो सिंपली आप याद रखना, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे पद का अर्थ न बदले समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। अब बात आती है दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं। शुरुआत में तो समास केवल 4 तरह के थे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आजकल जो हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं वो कहते हैं समास 4 तरह का नहीं 6 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 6 तरह का होता है। तो आप याद रखेंगे पहले 4 हुआ करते थे, अभी 6 हुआ करते हैं। कितने हुआ करते हैं? 6। समास कितने होते हैं? 6। तो सर आज हम 6 पढ़ने वाले हैं क्या? हाँ मेरे भाई, आज मैं आपको पूरा एक लेक्चर में ही अच्छे से आपको समाज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, समास के भेद पूछ रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला है द्वंद्व समास और दूसरा है तत्पुरुष समास। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है बहुव्रीहि समास और उसके बाद अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो आगे नंबरिंग रहेगा 3 नंबर। यहां से गलती से 1 नंबर लिखा हुआ है तो 3 कर लीजिएगा, इसको 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। कर प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। उनका मानना था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास का जन्म हुआ है और कर्मधारय समास से द्विगु समास का जन्म हुआ है। किससे?
द्विगु समास का जन्म हुआ है, ऐसा पहले माना जाता था। तो उस अनुसार 4 थे, अभी 6 हो गए हैं। 6 कैसे हो गए हैं उसमें याद रखिए, एक द्विगु को जोड़ लीजिए, दूसरा कर्मधारय को जोड़ लीजिए, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और उसी 6 के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो 6 हैं कौन कौन से, ये देखिए अच्छे से लिखा हुआ है। पहले पिछली बातें बता दूं, पीछे के समय में कहा गया, क्या कहा गया कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है और कर्मधारय से द्विगु निकला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप समास पढ़ रहे हैं तो आपको 2 तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किस में उत्तर पद प्रधान होता है, किस में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस में दोनों अप्रधान होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सभी को। सर इतना टिपिकल आ गया ना, हम नॉर्मली रट तो लेते हैं कि कहां पर कौन सा समास है, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बट आज कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इत्मीनान से सुनिएगा मैं जो समझा रहा हूं। देखिए, एक तरफ होता है प्रधान खंड, दूसरे तरफ होता है गौड़ खंड। दोस्तों गौड़ को हमेशा द्वितीयक कहा जाता है, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक। तो यहाँ पे प्राथमिक मतलब प्रधान खंड और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी यानी कि गौड़ खंड। तो हमेशा याद रखिए समास में 2 पद होते हैं, कभी भी एक पद का समास नहीं होता। हमेशा समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक पद प्रधान होता है, एक पद गौड़ होता है। अब कौन सा आगे वाला प्रधान है या पीछे वाला प्रधान है, ये तो अलग अलग समास की क्वालिटी होती है। ठीक है। अच्छा, प्रधान का मतलब क्या है, जहां पर मुख्य अर्थ पर बल पड़े वो प्रधान है, जहां पर बल नहीं पड़ता है वह गौड़ है। सिंपल सी बात, जहां पर बल पड़ता है वहां पर प्रधान। अच्छा, एग्जांपल देके समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं तो याद रखेगा। अच्छा, एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है आपके एग्जाम में, या तो कहता है पूर्व पद। तो याद रखिए दोस्तों, पूर्व पद मतलब पहले का। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले का। एक होता है उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। उत्तर पद मतलब क्या होता है, बाद का। पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहले का। पूर्व पद मतलब पहले का, उत्तर पद मतलब बाद का। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूं जोर दे करके, ताकि आप भूल मत जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 चीजें समास में आपको परेशान करती है। अरे मुझे पता है, आप देखते होंगे ना कवर पेज पे बढ़िया मैं लिखता हूं आपने क्या नहीं पढ़ा। मैं जानता हूं आपने क्या नहीं पढ़ा, या पढ़ते समय कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, कहां आपको कंफ्यूजन होता है। मैं बताऊं आप कहां कंफ्यूज होते हैं, आप अक्सर करके कर्मधारय में फंस जाते हैं। सर कर्मधारय भूल जाता है, तत्पुरुष भूल जाता है थोड़ा सा। अच्छा, आपने अलुक तत्पुरुष पढ़ा होगा, नई तत्पुरुष पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो। पता है मुझे, पता है आपको प्रधान पद में कंफ्यूजन होता है। कब, जब पूछता है उत्तर प्रधान हो गया, पूर्व पद प्रधान हो गया, आप कहते सर बड़ा कंफ्यूजन है। बस यही तो नहीं आता है। अगर आज सर आप यही हमको सिखा दें, मतलब समास तो हमको याद हो गया। क्यों, थोड़ा बहुत आपको पहले से याद है, बस थोड़ा ही बहुत हमको आपको रास्ता दिखाना है। तो आइए आ जाए, रास्ता देखते हैं। पहला मैं बताता हूं द्वंद्व समास के बारे में। क्यों मैंने द्वंद्व लिया, क्योंकि सबसे आसान है, सबसे आसान है द्वंद्व समास, बहुत आसान। देखो क्या समझाया जा रहा है, इत्मीनान से बात को सुनना। द्वंद्व समास में क्या कर रहा है, कर जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। भाई याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखोगे कि दोनों पद प्रधान होता है। अरे 2 बार द लिखा हुआ है, देखो ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, एक ही व्यक्ति है ना, तो ये प्रधान हुआ तो ये वाला प्रधान हुआ कि नहीं हुआ ना, बस हो गया। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है। कैसे, जैसे याद रखिए हमने लिख दिया भाई बहन, तो प्रतिस्पर्धा है, और इसके बीच में योजक चिन्ह लगते हैं। क्या लगते हैं, जैसे और, अथवा, या। जब दूर करेंगे तब, जैसे समास विग्रह जब होगा तब, जैसे भाई और बहन। गंगा यमुना लिखा है तो गंगा और यमुना। पाप पुण्य लिखा है, आचार विचार लिखा है, माँ बाप लिखा है, दाल भात, खड़ा कोटा, आगा पीछा, ठीक है, सुख दुख, ये सब क्या हो गया, यहां पर सभी जगहों पर द्वंद्व समास है। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास से प्रश्न कैसे बनते हैं। एक तो यह पूछ सकता है कि द्वंद्व समास, कौन से समास में पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है, आप कहिएगा द्वंद्व समास में। दूसरा पूछ सकता है किस समास में दोनों पद प्रधान होता है,
छिप गया ना, उत्तर पद पूर्व पद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बोल दिया दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। पूछा माता पिता सुख दुख लाभ हानि शुभ लाभ, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, क्या बताएंगे, बताइए जल्दी से, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास समझ में आ गया। मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। द्वंद्व समास में आगे बढ़ते हैं और अगला समास पढ़ते हैं। द्वंद्व में एक विशेष चीज भी है। अब आपको कुछ ऐसा अपवाद आपको दिखता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक्चुअली में कंफ्यूज आपको नहीं होना था, लेकिन आप हो गए, मैंने उसको भी अलग से लिख दिया। मुझे पता है आपके एग्जाम में पूछता क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए धर्माधर्म में कौन सा समास है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे इसको अलग अलग कर दो ना, क्या दिया है, कुछ नहीं है, अरे धर्माधर्म में कुछ नहीं है, देखो ये लिखा है धर्म और धर्माधर्म, धर्म धन अधर्म, समझ रहे हैं, धर्म और अधर्म को अगर मिला दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, धर्माधर्म। अगर ऐसे लिखा होता तो आप बता देते कि भाई यहाँ पे द्वंद्व समास है, लेकिन ये इसने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए। अरे ऐसे नहीं परेशान हुआ करिए, अरे क्वेश्चन का काम है घुमाना, क्वेश्चन का काम है टेक्निकलिटी दिखाना, आपको लड़ना सीखना है, आपको उत्तर निकालने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए और देखिए कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है पापा पाप, पापा पाप, ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा है, अरे कुछ नहीं लिखा मेरे भाई, पाप लिखा है और अपाप लिखा है, पाप और अपाप, तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिए द्वंद्व समास, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे तरह लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ दोनों को मिला देंगे, लाभा लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए द्वंद्व समास, कारण द्वंद्व समास में दोनों पदों में का संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, यह पहचान का एक तरीका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सिंपल चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दे रहा है दोस्तों, एक सेकंड, बड़ा हो गया काफी। देखिए अगला दे रहा है द्विगु समास। द्विगु भी बड़ा आसान होता है। पहला हमने पढ़ा है द्वंद्व, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हो वहां पर द्वंद्व समास। द्विगु माने क्या होता है, अच्छा गांव में होता है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, ठीक है, ये क्या होता है, अक्सर करके बिहार में इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। 1 गो 2 गो, 2 गो मतलब 2, 3 गो मतलब 3, 4 गो मतलब 4, तो उसी से याद कर लिए द्विगु। द्विगु मतलब नंबरिंग की बात कर रहा है, नंबरिंग मतलब संख्यावाची। याद रखिए जहां पर पहला पद, और पहले पद को क्या कहा जाता है, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। तो उत्तर निकल गया ना, जहां पर पूर्व पद या पहले का पद प्रधान होता है या संख्यावाची शब्द होता है, वो कहलाता है क्या, द्विगु समास कहलाता है। याद रखेगा, पहला पद संख्यावाची प्रधान नहीं, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, पहला संख्यावाची और दूसरा प्रधान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया नवग्रह, क्या लिख दिया, नवग्रह, तो याद रखें नव यहां पर कहां पर है, ये नौ क्या है, संख्यावाची है, और ग्रह क्या है, प्रधान है, क्योंकि ग्रह क्या है, ये कोई ना कोई तरह का संज्ञा है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिख दिया चौराहा, क्या लिख दिया, चौराहा, तो यहां पर याद रखिए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सप्तऋषि, क्या लिख सकते हैं, सप्त ऋषि, या नवरात्रि, दुपट्टा, दोपहर, पंचवटी, ये सभी शब्दों में कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु। आप सिंपल याद रखना, पंचवटी 5, पंच माने 5, चौराहा में 4, दोपहर में 2, दुपट्टा में 2, नवग्रह में 9, नवरात्रि में 9, दशानन में 10। कहोगे सर दशानन तो बहुब्रीहि समास होता है ना, हाँ भाई होता है, क्यों घबरा क्यों रहे हो, अभी मैं कह रहा हूं ना कि दशानन में द्विगु समास भी होता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नंबरिंग जहां भी दिया रहेगा, रियली में वास्तविकता में वो क्या है, द्विगु समास है, लेकिन द्विगु से ज्यादा बड़ा समास कौन है, याद रखेगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अभी बताता हूं उसके बारे में। जहां दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जब कहीं बहुब्रीहि आ जाएगा, याद रखिए हावी पड़ जाता है, हावी पड़ जाता है, हीरो होता है, हावी हो जाता है इन लोगों के ऊपर। ये सब जूनियर एक्टर है, वो सीनियर एक्टर है, समझ में आ रहा है? तो द्विगु समास याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको? क्या मैंने सिखाया, मैंने अभी तक सिखाया द्वंद्व समास, जहां पर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, और जहां पर पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी बाद का पद क्या हो,
क्या हो, प्रधान हो, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। नंबरिंग को देखना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो याद रखेगा, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अरे आगे पढ़ने जा रहे हैं भाई, बहुब्रीहि समास क्यों, घबराने वाली क्या बात है। सुनिएगा, अब देखिए एक बात क्या बोल रहा है, इत्मीनान सुनिएगा। बहुब्रीहि समास करा दोनों पद अप्रधान, यानी सीधे सीधे समझ लो, जो आपने पहला वाला पढ़ा था उसी का उल्टा होता है। बहुब्रीहि क्या होता है, द्वंद्व का उल्टा होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा अर्थ पैदा होता है तो याद रखिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी सीधे सीधे याद रखो, जो किसी चीज का पर्यायवाची हो ना वो 110% क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन ही है, दशानन मतलब 10 है आनंद, जिसके आनंद माने होता है सर, जिसके 10 सिर हैं वो कौन है, रावण है। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो जैसे ही दशानन बोला गया आपके दिमाग में रावण का एक चित्र बन गया, ठीक है। बस याद रखो, जहां भी आपको चित्र बन जाए आपके दिमाग में, समझ जाइए बहुब्रीहि समास है। चतुरानन, जो जिसके पास 4 मुंह को, भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है, याद रखेगा। दशानन यानी रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। त्रिनेत्रधारी, जिनके पास 3 नेत्र हो, यानी भगवान शिव, ठीक है। पांचाली, ठीक है, पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली। पंचानन, 5 मुख जिसके, हनुमान जी। त्रिभुवन, ठीक है, याद रखे, तीनों भुवन, ठीक है, याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे दे रहा है कि अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, उसी को कहा जाता है तीसरा पद प्रधान हो गया। क्योंकि पहला और दूसरा दोनों अप्रधान हुआ, कोई तीसरा प्रधान हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। और भी याद रखिएगा, जैसे पीतांबर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, नीलकंठ कहा जाता है शिव को, लंबोदर कहा जाता है गणेश को। इन सब चीजों में याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, अपवाद स्वरूप भी आते हैं। बहुब्रीहि कहीं भी आ जाएगा, हावी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक जैसे, अच्छा, आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है दोस्तों कि बताइए 51, ठीक है, 51 में कौन सा समास है, आपसे एग्जाम में पूछता है, बताइए 51 में कौन सा समास है, या 31 में कौन सा समास है, या 21 में कौन सा समास है। 31 मतलब क्या, 1 और 30, 51 मतलब क्या, 50 और 1, 21 मतलब क्या, 20 और 1। तो याद रखिएगा, इस तरह के अगर नंबरिंग देता है तो भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास करिएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है, द्विगु दिया है, तो द्विगु क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चक्रपाणी, यानी जो चक्र को धारण करता हो भगवान विष्णु, यहां भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। आगे चंद्रमौली, जिसके सिर पर, मोर पर चंद्रमा धारण हो, ठीक है, वो कौन है, भगवान शिव। तो ये सब याद रखेगा, बहुब्रीहि समास है। कहां कठिन है जी, कुछ कठिन है क्या, कुछ नहीं कठिन है। आप लोगों ने हवा बना दिया कठिन, हिंदी बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं आता सर। अरे समास, छंद, रस, अलंकार, बाप रे कितना कठिन है, कुछ नहीं है। मेरे साथ पढ़ते चलो, एंजॉय करके पढ़ते चलो, सब कुछ याद करा दूंगा, प्रॉमिस है, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि तभी तो आपको फायदा मिलने वाला है। अदरवाइज मेरा दोस्त मत दीजिएगा कि सर हम लोग पढ़ नहीं पाए, हमें लेट हो गया ज्वाइन करने में स्टडी 91। स्टडी 91 आपको केवल हिंदी नहीं पढ़ाता है, आपको हिंदी के सभी विषय पढ़ाता है। ये तो हम लोग यहां पर केवल क्या करने आए, थोड़ा सा व्यवहार बनाने आए हैं कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है कर्मधारय समास, जहां आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। एकदम शांत मन और चित्त को शांत करिए और इत्मीनान से पढ़िए। कर्मधारय समास करा, ये समास में एक पद विशेषण होता है, बस यही तो हमारे लिए अच्छा हो गया। विशेषण कौन होता है, अरे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। अरे विशेषण नहीं पहचान पाओगे, विशेषता क्या होती बताओ, विशेषता क्या होती है। राम साम मोहन सोहन ये सब संज्ञा है ना, बताइए। और तुम वह, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। जो इनकी विशेषता बतलाता हो वही क्या है, कर्मधारय है। तो आप क्यों परेशान होते हैं, आप खाली ये देखिए ना कि कौन सा शब्द विशेषता बतलाता है। विशेषता समझ में आ रहा है, विशेषता, फिर से बोल रहा हूं, कौन सा शब्द विशेषता बतलाता है, ठीक है। उसी शब्द को आपको पकड़ना है, उत्तर निकल करके बाहर आ जाएगा। कर्मधारय समास होता है, करा है इस समास में एक पद और दूसरा पद विशेष्य होता है। अच्छा, विशेष्य किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताता है वो भी उसी में मौजूद है।
जिसकी विशेषता बताता है वो अभी वहीं पर मौजूद है। याद रखिए, यानी जिसकी विशेषता बतलाया जा रहा है और किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। तो याद रखिए कर्मधारय समास तो बहुत आसान हो गया, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब घुसे होते हैं भाई, हैं कहीं परेशान हो रहे थे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जहां तीनों दिख जाएं एक साथ, ठीक है, एक साथ नहीं दिखेंगे, चाहे संज्ञा दिखेगा चाहे सर्वनाम दिखेगा, याद रखिए, और इनके साथ विशेषण दिखेगा, जहां दिख जाएगा वहीं पे कर्मधारय हो जाएगा। पहचानने का एकदम बेसिक तरीका है, कभी गलत नहीं होगा उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, कारण कभी कभी दोनों पद भी विशेषण हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है, अपवाद सिचुएशन में आता है, नोट कर लीजिए अलग से, ठीक है। अच्छा, जिसको हिंदी का नोट चाहिए वेबसाइट पर चला जाए, वहां पर क्लास नोट्स रखी हुई है, वहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप खुद से नोट कर लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं नोट कर पाते हैं तो वहां से जाकर के पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, करा पूर्व पद उत्तर पद। फिलहाल अगर देखा जाए प्रधान अप्रधान की बात किया जाए कर्मधारय में, तो याद रखिएगा उत्तर पद यानी बाद का पद क्या होता है, प्रधान होता है। अरे वही संज्ञा सर्वनाम है, वही विशेष्य है, तो प्रधान तो वही होगा ना, ये प्रधान थोड़े हो जाएंगे। पहला पद अप्रधान और बाद का पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला अप्रधान, बाद का प्रधान होता है, समझ में आ रहा है, बाद का प्रधान होता है। अच्छा, उत्तर पद वाला प्रधान और हमने कहां पढ़ा था, अरे द्विगु समास में मैंने बताया था ना, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची, पहला शब्द संख्यावाची और बाद का शब्द प्रधान था। सेम टू सेम कर्मधारय, सेम टू सेम कर्मधारय। अरे तभी तो आपसे कहा गया कि तत्पुरुष से पैदा हुआ है कर्मधारय और कर्मधारय से पैदा हुआ है द्विगु। ऐसे पुराने समय में लोगों ने क्यों कहा, अरे लास्ट का सेम सेम है भाई, सेम 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 सेम, समझ में आ रहा है। तभी तो आपसे कहा गया कि तत्पुरुष समास से पैदा हुआ है या निकला है कर्मधारय समास और कर्मधारय से निकला है द्विगु समास, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत, जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे हमेशा आपको चीजें याद रहेंगी। आगे दे रहा दोस्तों, जैसे अब आपके पास एग्जांपल भी आना चाहिए, ठीक है, कि सर एग्जांपल बताइए कि हम पहचाने कैसे कहां पर कर्मधारय है। देखिए महादेव, ठीक है, महादेव, महा मतलब महान हो गया, देव माने देवता हो गया, देवताओं में जो महान है महादेव, ठीक है। याद रखेगा, ये वैसे तो कहा जाता है किसको, बहुब्रीहि समास में आप कह सकते हो। बताइए महादेव से आपके मन में क्या विचार आता है, भोलेनाथ की बात हो रही है, क्या यहां पर बहुब्रीहि नहीं है, हो सकता है। कब, जब आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि मौजूद हो तब। मैंने कहा सर्वे सर्वा है, जहां पर बहुब्रीहि आएगा झुक जाइएगा प्रणाम करके, ठीक है, वही सही हो जाएगा। नहीं दिया है तब कर्मधारय की बात होगी। तो याद रखिएगा महादेव, पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, ठीक है, याद रखिएगा। नील कमल, नीलकंठ, नील गाय, परमानंद, बड़भागी, बड़भैया, ये सब कौन सा समास है, याद रखिएगा कौन सा समास है, कर्मधारय है। जहां विशेषता पता चले बस वहीं कर्मधारय। आइए कुछ चीजें दिखाता हूं। कभी कभी पूछता महात्मा, बड़ा कंफ्यूजन है, अरे महान आत्मा की बात कर भाई, महात्मा अधपका आधा पका हुआ, संदर्भ, संदर्भ होगा, गलत लिखा हुआ है। छोट भैया, लाल पीला, लाल पीला भी याद रखिए। कई लोग लाल पीला में पता क्या करते हैं, सोचते हैं लाल पीला है तो माता पिता सुख दुख जैसा है, द्वंद्व कर दें क्या, अरे द्वंद्व करके चले आओगे गलत हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय करके आइएगा, द्वंद्व नहीं, ठीक है, समझिए बात को। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास, ये तो और ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। अरे अव्यय माने होता है कौन सा अव्यय लगा हुआ, अव्यय से शब्द बनते हैं, एक ही शब्द से कई शब्द बनते हैं, निर्माण होता है। देखिए आपको बताता हूं कैसे, देखिए एक एक चीज समझिएगा। करे अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्ययवाची होता है, ठीक है, यानी उपसर्ग विशेषण भी आप कह सकते हो। जैसे यथाशक्ति हो गया ना, तो यथा से देखिए बहुत शब्द बनता है। जैसे यथा में शक्ति जोड़ दिया तो यथाशक्ति हो गया, यथा में शीघ्र जोड़ दी यथाशीघ्र हो गया, यथा में धर्म जोड़ दी यथा धर्म हो गया, यथा में क्रम जोड़ दी यथा क्रम हो गया, यथा में उचित जोड़ दिए यथोचित हो गया, यथोचित हो गया, समझ में आ रहा है। तो यथा, जब इस तरह के शब्द मिल जाए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास भाई सही है। प्रतिदिन ऐसे ले लो, प्रतिदिन में प्रति के साथ दिन जुड़ गया तो प्रतिदिन हो गया, प्रति के साथ माह जुड़ गया तो प्रति माह हो गया, प्रति के साथ वर्ष जुड़ गया तो प्रति वर्ष हो गया, प्रति के साथ एक जुड़ गया प्रत्येक हो गया है। क्या दिक्कत है बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास है। हाँ कभी कभी अव्ययी भाव समास भी परेशान कर देता है। जैसे और भी एग्जांपल देख लीजिए, अनुरूप, अनु लगा के बहुत बन गया, अनुगमन, अनुचर, अनुसार, अनुरूप, ठीक है। इसी तरह से आमरण में आ लगा हुआ है, आगमन, आगंतुक, आमरण, ठीक है, याद रखिए। हाँ कभी कभी ऐसे पूछता है, अच्छा कभी कभी कौन सा समास है, कभी कभी, धीरे धीरे, बताइए
कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, ठीक है। इस सब में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। लाल पीला सुख दुख मत करिएगा, लाल पीला में कर्मधारय है, सुख दुख में द्वंद्व, और कभी कभी में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तीनों तीन होते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आपको बता दिया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तत्पुरुष समास अपने आप में सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ी टीम है इसकी। जैसे स्टडी 91 की है, वैसे इसकी भी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, पूरा इसका परिवार है, पूरा परिवार है तत्पुरुष समास का। समझिए क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा समास जहां पर पूर्व पद सहायक हो, पहला पद सहायक हो, उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद सहायक, उत्तर पद प्रधान। कुछ याद आया? फिर से चिल्ला के बोलूं वही बात। सुनो, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था तत्पुरुष समास से निकला है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से निकला है द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तत्पुरुष से निकला है क्या? कर्मधारय। और हमने कर्मधारय में क्या पढ़ा कि कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय के बाद हमने पढ़ा द्विगु समास, नंबरिंग वाला, और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो समझ में आ रहा है, ये जो तीनों हैं, तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें प्रधान नहीं होता है? किसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता? जल्दी से बता दीजिए। बहुब्रीहि समास में। क्यों? क्योंकि वहां पर तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। मजा लेके पढ़ाई करिए, जितना इंजॉय करके पढ़ाई करेंगे। देखिए हिंदी की क्लास है, हिंदी मतलब आपके मन में बोझ नहीं लगना चाहिए आपको हिंदी। जिस दिन हिंदी बोझ लग गया, नंबर कट जाएगा एग्जाम में से। हिंदी को बोझ मत समझिए, हिंदी बहुत गेन कराती है, बड़ा नंबर देके जाती है आपको। अगर एक बार भी आपने ध्यान से हिंदी पढ़ लिया, माता है भाई, हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। और जिस तरह से माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं, अगर हिंदी पे आपने थोड़ा सा भी समय दे दिया, हिंदी आपकी हो जाएगी, आप में हिंदी रम जाएगी, आप अच्छे नंबर पा जाओगे, तो आपका ही मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। याद रखेगा, इसको याद रखेगा। यहां पर कह रहा है दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। किसमें? तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का ये जो का लगा है, यही तो बधा है, यही बांधे है। किसको? राज और पुत्र को, राजा का पुत्र। राज रानी मतलब राजा की रानी। रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। अब आपके मन में आएगा सर कहीं को, कहीं का, कहीं की, कहीं से, कहीं पर, क्या क्या है? अरे इसीलिए तो मैंने कहा भाई कि क्या तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में पूरा परिवार होता है। कितने परिवार हैं? 7 परिवार में सदस्य हैं। कितने? 7 हैं। पहला आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, और इसके बाद क्या हो गया? अपादान से अलगाव, संबंध का की के नानी रे रारी रे, और अधिकरण में पैपर वही घोड़े पर, घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो यहां पर आ गया, समझ में आ रहा है? तो बात को समझिएगा। अब यहां पूछता है कौन सा तत्पुरुष समास है, ऐसे लगा के दे देगा। कौन सा? कर्ता तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? अरे तब आपको कारक चिन्ह याद रहना चाहिए। जहां पर ने लगेगा वहां पर कर्ता ने कर्म को करण से में याद रखिए, यहां पर द्वारा के माध्यम से पता चलता है। संप्रदान के को लिए, ठीक है। अपादान से याद रखिए, अलगाव, ये वाला भी से है। जैसे करण में भी से है, अपादान में भी से है। अंतर कैसे होगा? याद रखिए, करण माने जो से होता है वो संबंध दिखाता है, अपादान अलगाव दिखाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से अलगाव हो गया ना, पत्ता पेड़ से अलग हो गया तभी तो गिर रहा है। अब जाके लगेगा नहीं, वहां पे लगेगा नहीं, अपादान हो जाएगा। जहां अलगाव दिखेगा अपादान हो जाएगा। आगे बढ़ाऊंगा, जब कारक पढ़ाऊंगा ना आपको इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, संबंध काकी के ना। आइए एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे गिरहकट, आपसे पूछता है कि गिरहकट में कौन सा समास है? गिरह को काटने वाला, कर्ता ने कर्म को तो कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, स्वर्गवास मतलब स्वर्ग को वास, कर्ता ने कर्म को तो क्या नहीं हो जाएगा। कर्ण माने मन चाहा, मन से चाहा, कर्ता ने कर्म को करण से, समझ रहे हैं। संप्रदान में क्या हो जाएगा? रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान संबंधी घर, रसोई के लिए
संप्रदान में क्या था, के लिए था ना, बस उत्तर हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला, मार्ग व्यय, मार्ग में व्यय, याद रखिए इस तरह से होता है। इसके अलावा तत्पुरुष समास कभी कभी आपको थोड़ा सा और परेशान कर देती है। उसके 3 और अन्य भेद आ जाते हैं, जैसे नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, ये कभी कभी आपको परेशान कर देता है। नई तत्पुरुष में क्या होता है, एक लाइन याद रखो, एक लाइन नहीं, एक शब्द याद रखो, नई माने नकारात्मक, नई माने नकारात्मक, जहां पे नकारात्मकता का बोध हो जाए, नई तत्पुरुष समास है। कैसे, जैसे देखिए देख रहा, जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग आ जाए, और अन मतलब नकारात्मक होता है, जैसे अनदेखा, किसी को अनदेखा करना, निगेटिविटी दिखा रहा है वहां पर। सो भाव 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 की बात कर रहे हैं, अरे नहीं मत ढूंढने लगिएगा, नकारात्मकता मतलब नकारात्मकता का भाव, समझ में आ रहा भाव। तो अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनबन, ये अन वाला शब्द लगा होगा, नई तत्पुरुष होगा। प्रादि तत्पुरुष में क्या होगा, अच्छा अन के अलावा अ भी लगा होता है, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, समझ रहे हैं, यानी जहां पर उल्टा होता है ना, विलोम वाले शब्द आ जाते हैं, उस टाइप के शब्द में नई तत्पुरुष होता है, समझ में आ रहा है, याद रखेगा। प्रादि में प्र आता है, जैसे प्रमाण, प्रमाण में प्र लगा है, प्रचलित में प्र लगा है, प्रमेय में प्र लगा है, प्रखर में प्र लगा है, तो याद रखे प्रादि तत्पुरुष। अलुक में क्या होता है, जैसे युधिष्ठिर हो गया, मनसीज हो गया, यहाँ पर अलुक तत्पुरुष होता है, जहां पर स्थिरता होती है वहां पर अलुक तत्पुरुष होता है। युधिष्ठिर, मनसीज बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है, इनको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। जब दोस्तों मैं आपको एक सेकेंड, जब आगे आपको इससे संबंधित एमसीक्यू कराए जाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो अभी के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहां जाकर के आप हिंदी को डिटेल में और पढ़ सकते हैं, उसका ब्लॉग देख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियोज देख सकते हैं, और साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐसा टेस्ट, ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं। आपको मिलता नहीं सर हमने चैप्टर पढ़ लिया, प्रैक्टिस कैसे करें, अरे यहां पर आके प्रैक्टिस करिए, पता चल जाएगा आपको कितने नंबर मिले हैं, आप किस लायक हो, कितने पानी में हो, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप कृपया करके डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक बार नजर डालिए, वहां पर हर एक चीजों से संबंधित चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का स्टडी 91, जहां पर आपको डिटेल से हर एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोग एग्जाम को टारगेट करके जो टारगेट बैच चलाते हैं, अगर आप लगातार उसको ज्वाइन के रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे जब मेहनत से पढ़ाई किया जाएगा, मेहनत से पढ़ाया जाएगा, मेहनत से आप पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, अरे क्यों नहीं पास होगे भाई, क्यों नहीं एग्जाम निकलेगा बताओ। लेकिन जरूरी है ईमानदारी दिखाना, ठीक है। आप कितने ईमानदार हो अपने पढ़ाई के प्रति, कितने सजग हो, जब रहोगे तभी कुछ होने वाला, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो हम लोग भी उसी सजगता का ख्याल रख रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लाकर आपके लिए दे रहे हैं। तो जल्दी से विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.co.in, ठीक है, .co.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ सकते हैं, उसका टेस्ट दे सकते हैं, बढ़िया से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ताकि दूसरे भाई बंधु हमारे देख पाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।